Hello students, welcome back to my YouTube channel. In previous lectures we talk about respiration. Today I am going to start a new topic of this chapter 5.4 transportation. 5.4.1 transportation in human being. तो start करते हैं. So here is given a activity 5.7 बेटा, पहले हम उसको स्टडी कर लेते हैं. Visit a health center in your locality and find out what is the normal range of hemoglobin कंटेंट इन ह्यूमन बींग्स. यानी कि आप क्या कीजिए, विज़िट कीजिए हेल्थ सेंटर्स में जो आपकी लोकेलिटी में हो, तो वहाँ पे जाके आप विज़िट कीजिए और आप अपनी नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन ह्यूमन बींग में क्या है उसको देखिए. ठीक है, तो इसका क्या रहेगा, आपका जो ह्यूमन में हीमोग्लोबिन का जो कंटेंट होता है कितना होता है बेटा, वो नॉर्मली जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, उसमें 11 to 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है. और जो आपके एडल्ट मेल्स होते हैं उनमें 14 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर होता है और एडल्ट वुमेन में 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है. तो ये हमारी जो ह्यूमन बींग्स की रेंजेस हैं हीमोग्लोबिन की, वो ये हैं. तो यहाँ पे सबसे कम जो होता है वो चिल्ड्रंस में होता है 11 to 13 ग्राम पर डेसीलीटर. यानी कि अगर 100 ml आपका ब्लड है तो उसमें से कितना होगा, 11 ml चिल्ड्रंस में होगा. तो यहाँ पे ग्राम पर डेसीलीटर में इसको वे किया जाता है, डेसीलीटर में ये होता है. अच्छा, हीमोग्लोबिन होता क्या है, ये आपने रेस्पिरेशन में पढ़ लिया है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है. यहाँ पे एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो क्या करता है बेटा, आपका ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी सेल्स. और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, आपके आरबीसीज में. ये तो आप अच्छे से जानते ही होंगे कि जो ब्लड क्या है बहुत सारे कंपोनेंट से बना है. जैसे कि क्या क्या है उसमें, आपके प्लाज्मा होता है, WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स होती है. ये सारे कंपोनेंट से मिलकर क्या बना रहता है, आपका ब्लड बना रहता है, और एक प्लेटलेट्स. ठीक है, तो इसमें जो प्लाज्मा का परसेंटेज होता है ब्लड में आपके, वो 55% होता है. और WBC कितना होता है आपका, 4% होता है. और RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कॉप सेल्स, ये कितना है आपका, 41%. और इसी RBC में क्या होता है आपका, हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो RBC को रेड कलर देता है, आपके ब्लड को रेड कलर देता है. ठीक है, HB यानी कि हीमोग्लोबिन, ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है. इतना समझ आ गया. सो इट इट द सेम ऑफ चिल्ड्रन, फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स. क्या आपको मैंने जैसे अभी बताया कि आपके जो चिल्ड्रंस में होता है 11 to 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, मेल्स में 14 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर, और वुमेन्स में 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है. तो यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है कि चिल्ड्रन और एडल्ट में सेम है जो आपका हीमोग्लोबिन का कंटेंट है. तो यहाँ पे नहीं, ये सिमिलर नहीं होता है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो. सो इज देयर एनी डिफरेंस इन द हीमोग्लोबिन लेवल फॉर मैन एंड वुमेन. हाँ है डिफरेंस, क्योंकि क्या डिफरेंस है, जो आपके एडल्ट मेल हैं उनका जो हीमोग्लोबिन है वो क्या है, ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ एडल्ट वुमेन. वो क्यों होता है बेटा, वो इसलिए होता है क्योंकि जो मेल्स होते हैं उनके पास क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है जो बहुत सारी उसमें उसको एनर्जी की नीड होती है. इसलिए क्या होता है, यहाँ पे जब एनर्जी की नीड ज़्यादा होगी तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन की भी नीड ज़्यादा होगी. इसलिए यहाँ पे हीमोग्लोबिन क्या होता है, 14 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर होता है एडल्ट मेल के केस में. अब एनर्जी किससे मिल रही है हमें, जब हमने अभी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था रेस्पिरेशन में, तो यहाँ पे एनर्जी हमारे जो केमिकल, हमारी जो रिएक्शंस हो रही थी बॉडी में, सेल्यूलर रिएक्शंस हो रही थी, तो उसके थ्रू एनर्जी क्या हो रही थी, बन रही थी. और वो एनर्जी जाके हमारे ऑक्सीजन जो है वो हमारी सेल्स में जा रहा था, और एनर्जी हमारी बॉडी की सेल्स यूज़ कर रही थी उसको फंक्शनिंग के लिए अपनी डिफरेंट फंक्शनिंग के लिए. तो यहाँ पे यही है कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो इस एनर्जी का यूज़ करता है. इसलिए इसमें क्या है आपका 14 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर है. क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जब वर्क ज़्यादा होगा तो आपको ऑक्सीजन की भी जो ज़्यादा ज़रूरत होगी. इसलिए क्या होता है, जो HB है आपका वो क्या है, एक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता है ब्लड में. ठीक है, और वुमेन्स के केस में क्या होता है, 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है. क्योंकि इसमें जो वुमेन्स होती है उनका मेंसेस होता है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा आपका ब्लड लॉस होता है, और इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर. सो आगे पढ़ते हैं. visit a veterinary
clinic in your locality, find out what is the normal range of hemoglobin content in an animal like the buffalo or a cow. यानी कि अब आपको कहाँ ले जाना है बेटा, आपके वेटरिनरी क्लिनिक में, ठीक है। तो यहाँ पे जाके वेटरिनरी क्लिनिक क्या होता है, जहाँ पे आपके गाय भैंस यानी कि जितने भी आपके जानवर हैं, ठीक है, उनका ट्रीटमेंट होता है। तो यहाँ जाके आपने क्या करना है, अपने जो एनिमल्स हैं, जैसे कि एनिमल्स लाइक बफेलो और काव हो गया, इनके हीमोग्लोबिन को यहाँ पे इनकी नॉर्मल रेंज क्या है पता करनी है। तो इज दिस कंटेंट डिफरेंट इन काव्स, मेल एंड फीमेल एनिमल्स। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो आपके काव्स होते हैं यानी कि जो गाय के मतलब बच्चे होते हैं आपके गाँव के, तो उसमें क्या होगा, उसका जो रेंज है हीमोग्लोबिन का 10.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, ये आप नोट कर लीजिए। और जो मेल काव है उसका क्या है 10 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर, और फीमेल काव का 8 to 12 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें कोई डिफरेंस है, हाँ है बिल्कुल, सबका हीमोग्लोबिन क्या है अलग अलग है। और रीज़न क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया जो ह्यूमन के केस में, वही रीज़न इसमें भी है। सो कंपेयर द डिफरेंस सीन इन मेल एंड फीमेल ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। तो आप यहाँ पे जो आपका डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है मेल ह्यूमन बीइंग में और आपके मेल फीमेल में, उसको एनिमल से कंपेयर कीजिए, क्या यहाँ पे सिमिलर है, हाँ। तो हाउ वुड द डिफरेंस इफ़ एनी बी एक्सप्लेन, क्या आप इसमें से कोई ऐसा डिफरेंस है जो कोई एक्सप्लेन्ड हो। तो ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेनेशन दे दिया इसका, फिर आगे पढ़ते हैं। So we have seen in previous sections that blood transports food, oxygen and waste material in आर बॉडी। यानी कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हमने पहले ही प्रीवियस सेक्शंस में ये पढ़ चुके हैं कि जो ब्लड है हमारा वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है बेटा, आपका ट्रांसपोर्टेशन का वर्क ही ब्लड कर रहा है यहाँ पे। और ब्लड क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, आपका फूड को कर रहा है, ऑक्सीजन को कर रहा है, और जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी की सेल्स के थ्रू बन रही है वो वेस्ट मटेरियल को भी ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ब्लड, ठीक है। सो इन क्लास 9th वी लर्नड अबाउट ब्लड बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड। यानी कि यहाँ पे क्या बात हो रही है कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है, हम जानते हैं कि ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड। यानी कि हम पहले ही यहाँ पे पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं कि जो ब्लड है वो क्या है बेटा, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें क्या होता है आपके एक फ्लूइडी मीडियम होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और उसमें सेल क्या होती हैं, एक तरीके से सस्पेंड रहती हैं यानी बनी रहती हैं, ठीक है। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजोल्व फॉर्म। यानी कि जो प्लाज्मा है उसमें क्या होता है, आपका जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होते हैं, और किस फॉर्म में होते हैं, आपके डिजोल्व फॉर्म में होते हैं। Oxygen is carried by the red blood corpuscles. Many other substances like salts are also transported by the blood. यानी कि जो ऑक्सीजन है आपका वो भी आपके किसके थ्रू आपका कैरिड किया जाता है, आरबीसीज के थ्रू। जैसे मैंने अभी बताया कि जो ऑक्सीजन होता है वो कैरी करने का काम कौन करते हैं, आपके आरबीसी में क्या होता है आपका हीमोग्लोबिन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है, इसीलिए इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये आरबीसी कॉप्सूल्स हैं। सो मैनी अदर सब्सटेंसेज जो लाइक सॉल्ट्स हैं आपके और ये भी सारे के सारे किस में ट्रांसपोर्टेड होते हैं, आपके ब्लड में होते हैं। सो वी दस नीड अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश blood around the body, a network of tubes to reach all the tissues, and a system in place to ensure that this network can be repaired if damaged. यानी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हमको अब ये हमारे जो ब्लड है उसको पंप करने के लिए एक ऑर्गन की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये क्या करेगा, हमारा ब्लड को क्या करेगा, पुश करेगा पूरी बॉडी में। और साथ ही साथ एक नेटवर्क और ट्यूब्स की भी ज़रूरत होगी जो क्या करेंगे, ये उन टिश्यूज़ तक पहुँचेंगे जहाँ पे ये टिश्यूज़ तक पहुँचेंगे, और एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड कराएंगे कि ऐसा नेटवर्क होगा जहाँ पे भी अगर कुछ भी चीज़ डैमेज होती है या रिपेयर करने की ज़रूरत होती है तो यहाँ पे वो चीज़ें होंगी, फुलफिल होंगी, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज आर पंप, यानी कि पंप द हार्ट। The heart is a muscular organ which is
अ बिग एज अ फिस्ट, यानी कि जो हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है और वो कैसा होता है बेटा, आपकी जो फिस्ट है यानी कि जो मुट्ठी है उसके जितना होता है बड़ा। 5.10 में फिगर दे रखा है आपका, पूरा का पूरा जो हार्ट है उसका सिमेट्रिक सेक्शनल आपका यहाँ डायग्राम दे रखा है, आप देख सकते हैं। So because both oxygen and carbon dioxide have to transport it by the blood, the heart has different chambers to prevent the oxygen rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide. यहाँ पे हमें पता है कि बेटा जो आपके बोथ ऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे सीधा सीधा ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का वर्क कौन करता है, आपका ब्लड करता है। तो इसीलिए हमारे जो हार्ट है, जो हमारा पंप है हार्ट, उसमें क्या होते हैं, चैम्बर्स होते हैं, डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं यानी कि सुरक्षा करते हैं किसमें, आपका ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है वो मिक्स ना हो किसके साथ, आपके कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। यानी कि एक ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा जिसमें ऑक्सीजन होगा और एक ब्लड होगा आपका जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ठीक है, ये दोनों ब्लड आपस में मिक्सिंग ना हो इसलिए इसमें चैम्बर्स होते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए। The carbon dioxide rich blood has to reach the lungs for the carbon dioxide to be removed, यानी कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो कहाँ जाएगा बेटा, आपके लंग्स में जाएगा और वहाँ पे क्या होगा, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी ब्लड से। ठीक है, एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ से आ जाएगा, आपके हार्ट, आपके जो लंग्स है उससे आपके हार्ट में आ जाएगा। ठीक है, सो दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पंप टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आ चुका है तो अब इस ब्लड को कहाँ पंप कर दिया जाएगा, पूरी की पूरी बॉडी में पंप कर दिया जाएगा। We can follow this process step by step figure 5.11। अब हम इस प्रोसेस को क्या करेंगे बेटा, 5.11 जो डायग्राम आपका है फिगर यहाँ पे 5.10 तो आपका पूरा का पूरा सिमेट्रिक सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट है, तो इसमें हम पूरा का स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को स्टडी करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट एट्रियम, यानी कि जो आपका ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो आपके कहाँ आएगा, आपके लेफ्ट एट्रियम पे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ से आएगा, लंग्स से। ठीक है, लंग्स से आएगा ऑक्सीजन रिच ब्लड और कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक, उसके बाद द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग दिस ब्लड, यानी कि जो लेफ्ट एट्रियम है वो क्या होगा, रिलैक्स होगा, तभी इसमें क्या होगा, ब्लड का कलेक्शन होगा, यानी कि ब्लड कब भरेगा इसमें, जब ये रिलैक्स पोजीशन में होगा। इज इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स व्हाइल द नेक्स्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्सेस सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर टू इट। अब यानी कि यहाँ पे ये जब आपका जो ये लेफ्ट एट्रियम है, जब ये क्या हुआ, रिलैक्स हुआ तो इसमें ब्लड फिल हुआ। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो नीचे वाला जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या हो जाएगा, रिलैक्स होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये जरा सारा ब्लड जो है वो कहाँ फिल हो जाएगा, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक, when the muscular left ventricle contracts in its turn the blood is pumped out to the body, यानी कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होते ही सारा का सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा, बॉडी में। ठीक है, और बॉडी में किसके थ्रू जाएगा, आपके एओर्टा के थ्रू। ठीक है, ये एओर्टा के थ्रू क्या होगा, बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, चला जाएगा। ठीक, deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber on the right atrium at it रिलैक्सेस, यानी कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आएगा, आपके जो आपका राइट एट्रियम है या राइट एट्रियम का अपर चैम्बर है, इसमें सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा आपके बॉडी ऑर्गन से। जितने भी आपके क्या हुआ था कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले यहाँ आया था, ठीक है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लेफ्ट एट्रियम में आया था, उसके बाद ये क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और यहाँ पे ये रिलैक्स हुआ था, तो सारा का सारा ब्लड कहाँ आ गया था बेटा, इस चैम्बर में आ गया था, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, सारा का ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गया था, इस चैम्बर में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब यहाँ से ब्लड क्या हुआ, सीधे कहाँ चला गया, आपके बॉडी ऑर्गन्स में, और बॉडी ऑर्गन्स में यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया तो क्या होगा कि
बॉडी ऑर्गन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो कहाँ आएगा आपके इसमें, यानी कि किस में आ रहा है आपके राइट एट्रियम में। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आएगा और यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगी कि यहाँ पे जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड कहाँ चला जाएगा आपके राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल क्या होगा, अभी रिलैक्स होगा। जब रिलैक्स होता है तभी ब्लड कलेक्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड आ गया आपका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। और जैसे ही राइट वेंट्रिकल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर राइट वेंट्रिकल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, आपका जो ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, आपके लंग्स में। ठीक है, यानी कि लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया और ऑक्सीजन इसमें मिक्स होके क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो गया, फिर इस में आ गया, किस में, आपके लेफ्ट एट्रियम में। तो ये था, अब इसको हम स्टडी कर लेते हैं, यही चीज होगी। Deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber on the right atrium. At it relaxes. As the right atrium contracts, the corresponding lower chamber, the right ventricle dilates. यानी कि क्या कह रहा है, आपका जब राइट एट्रियम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो क्या होगा, जो आपका ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड वो लोअर चैम्बर में आ जाएगा और यहाँ पे ये क्या होगा, रिलैक्स में होगा, यानी कि डायलेटेड होगा। दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल विच इज टर्न पंप्स इट टू द ऑर्गन्स, दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल देन द एट्रिया डू। यानी कि जो आपके यहाँ पे ये जो वॉल्स हैं ये कैसी होंगी, थिकर होंगी। ठीक है, कैसी होंगी, थिकर होंगी। ठीक, क्यों होंगी, क्योंकि ना क्या करना है, ब्लड को पंप करना है। एक को क्या करना है, आपके बॉडी ऑर्गन्स में करना है और एक को लंग्स में करना है। ठीक है, इसलिए इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं एज कंपेयर टू इनकी वॉल से। ठीक है, किसके, आपके एट्रियम की वॉल से, एट्रिया की वॉल से। So since ventricles have to pump blood into various organs, they have thicker muscular wall than the atria do. Valves ensure that blood does not flow backward when the atria or ventricle contract. यानी कि यहाँ पे क्या होते हैं, आपके वाल्व्स होते हैं, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है और यहाँ पे क्या होती है बेटा, आपकी बाइकस्पिड वॉल्व होती है। तो यहाँ पे जो दोनों की दोनों वॉल्व्स होती हैं वो क्या करती हैं, आपके बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकती हैं। यानी कि जब ये वाला आपका राइट एट्रियम और आपका राइट एट्रियम और आपका लेफ्ट एट्रियम क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो क्या होगा, सारा का सारा ब्लड कहाँ जाएगा, आपका नीचे को। ठीक है, कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड जाएगा और आपका राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे एक क्या होते हैं, आपके वॉल्व्स होते हैं जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको बताए, ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व। और ये वॉल्व क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड को। आपको पता है कि जो हमेशा फ्लो होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होता है। यानी कि जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड कहाँ आएगा, नीचे आएगा, आपके लोअर चैम्बर्स में, नीचे के दोनों चैम्बर्स में ब्लड फिल हो जाएगा। और क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा, अब जब ये आपके ये रिलैक्स हो गए, अब ये चैम्बर जब रिलैक्स हो गए, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा और प्रेशर जनरेट के कारण क्या होगा, आपका जो बैक ब्लड का फ्लो है वो ऊपर को जा ना पाए, इसलिए क्या होते हैं, यहाँ पे वॉल्व होते हैं और ये वॉल्व प्रोटेक्ट करते हैं आपके बैक फ्लो को। और ये फ्लो कहाँ जाएगा, ये तो बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा सीधे इसीलिए, और ये वाला फ्लो कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।